बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी की अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष का बेहद आपत्तिजनक बयान आया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने अपनी अभद्र भाषा पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक कहा है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे हरियाणा की आम भाषा है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट है। उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है। यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई अवांछित बात निकली थी तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेद ही व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, सभी को निजी जिंदगियों में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका एक पारिवारिक जीवन है और एक उनका पब्लिक उनका काम है। तो जो पब्लिक डिसीजंस लेते हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हों, उनके इशू बेस्ड अगर डिस्कशन हो तो ठीक है, पर अगर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो ये कहीं भी ठीक नहीं है और उससे रेजिस्ट करना चाहिए। और जिसने ये किया है उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम नहीं समझ पाएंगे। देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री और हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के लोग जवाब देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के नतीजों में एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तुषार डेढ़ा ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार को जीत मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार 3 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए। कोरोना के चलते 3 साल चुनाव नहीं करवाए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में एबीवीपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं कि तुषार डेढ़ा अपराजिता और सचिन बैसला, ये 3 लोग जीते हैं। तुषार से पहले बात करते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर जीते हैं। तुषार, आपने क्या क्या वायदे किए हैं? क्या लगता है इस जीत में क्या एक बड़ी भूमिका रही? इसमें सबसे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के उन तमाम छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें चुना। और हमारे इसमें बहुत सारे मैनिफेस्टो में अहम मुद्दे थे, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था मेट्रो कंसेशन पास। जो मेट्रो कंसेशन पास है, क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग कोने से छात्र दिल्ली अपने अपने महाविद्यालयों में पढ़ने जाता है। तो हमारा इसमें मेन मुद्दा था कि मेट्रो कंसेशन पास उन छात्रों को मुहैया कराया जाए। तो हमारा अब ये है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद उनकी मांग करेंगे, उनके लिए पुरजोर मतलब लड़ेंगे। और यू स्पेशल बसेस। हमारे साथ में सचिन बैसला भी हैं। सचिन, इस जीत में क्या एक बड़ी भूमिका रही? किस चीज़ की बड़ी भूमिका रही? क्योंकि इस बार देखा गया तमाम सारे बड़े नेताओं भी प्रचार के पीछे थे। निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो ये है कि 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव ना होने के बावजूद भी हमारी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट जब कोरोना के समय में छात्रों को जो अचानक लॉकडाउन लगने से यहाँ कैंपसेस के अंदर फंस गए थे, उन्हें हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय हमने भी उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए अपना कार्य ठीक ढंग से किया। तो उसके बाद भी हमारे काम करने की शैली में कोई बदलाव नहीं आया। बाकी जो अन्य छात्र संगठन थे, वहाँ अंतर ये था
कि छात्र संघ चुनाव जैसे नहीं हो रहे थे कैंपस के अंदर, तो वैसे आप उन्हें ढूंढने में असफल हो जाते हैं, आपको लोग मिलते ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा अंतर था उनमें और हम में। अच्छा अपराजिता, ये बताओ, सबसे ज्यादा वोटों से आपने जीत हासिल की है, आखिर क्या ऐसी चीजें रही जो महिलाओं और खास तौर पर स्टूडेंट्स को आकर्षित किया और आपको उन्होंने बड़ी तादाद में वोट दिया? एबीवीपी निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हो, चाहे मिशन साहसी हो जिसमें हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हो, चाहे विमेन फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो, और हम लोगों ने स्पेशल सर्वे करवाया था जिसमें 50,000 छात्राएं जो थी एबीयू से। उस सर्वे के बाद में हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला था। हमारा 20 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो था, जहाँ पे अन्य संगठन छात्राएं फॉर द सेक ऑफ इट ला रहे थे। वहाँ पे एबीवीपी एक ट्रू सेंस में जो लीडरशिप होती है, विमेन लीडरशिप, उसके लिए काम करती है, और इसीलिए मैं इतने सारे वोटों से जीती। ये अपराजिता हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर से आई हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो है वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। 4 पदों में से एक पद जो है वो एनएसवाई का उपाध्यक्ष के तौर पर उनको मिला है। कंसोलेशन प्राइज आप कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार का छात्र संघ का जो चुनाव है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। दिल्ली से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खालिस्तान को लेकर भारत कनाडा के बीच बढ़े तनाव के बीच एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में जो कार्रवाई है अपनी वो की है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू कई बार विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है। वहीं कनाडा में निज्जर और सुक्खा की हत्या के बाद बड़े गैंग वॉर की आशंका है। खबर यह भी है कि कनाडा में गोल्डी बराड़ अब अंडरग्राउंड हो गया है। शनिवार सुबह एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ और अमृतसर ठिकानों पर छापेमारी की। चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में उसके हाउस नंबर 2033 को जब्त करके घर के बाहर जब्ती का नोटिस चिपका कर दिया। वहीं अमृतसर में उसकी 46 कैनाल कृषि भूमि जब्त की गई, यानी अब ये संपत्तियां सरकार की हैं। पन्नू पर भारत में 7 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो अभी अमेरिका में है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और सूखा दूनीके की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। पाकिस्तान के लाहौर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में बैठा खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख लखबीर सिंह रोडे कनाडा और पंजाब में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के गुर्गों को निशाना बनाने की फिराक में है और उसने गोल्डी बराड़ की तलाश तेज कर दी है। रोडे खालिस्तानी आतंकी और सुक्खा के करीबी अर्श डल्ला से सीधा जुड़ा है। भारत सरकार के अनुसार निज्जर का डोजियर कनाडा को पहले ही दे दिया गया था। डोजियर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर साल 1997 में रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा भाग गया था। कनाडा में ही उसने एक महिला से शादी की और कनाडा की नागरिकता हासिल की। नवंबर साल 2014 में निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। भारत में निज्जर पर दर्जन भर से ज्यादा कत्ल और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले दर्ज हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान कमांडर फोर्स के मुखिया गुरदीप सिंह का करीबी था, जो 1980 से 1990 तक में पंजाब में करीब 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल था। 2012 में निज्जर ने पाकिस्तान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ जगतार सिंह तारा से मुलाकात की थी। वहां जगतार सिंह तारा ने निज्जर को आईडी ट्रेनिंग दी। 2013 में जगतार सिंह तारा ने अमेरिकी निवासी हरजोत सिंह बिरिंग नाम के शख्स को कनाडा भेजा था, जिसने हैंड हेल्ड जीपीएस डिवाइस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ली थी। इसके एवज में निज्जर ने जगतार सिंह तारा को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए भेजे थे। 2014 में जगतार सिंह तारा ने निज्जर को पंजाब के डेरा सच्चा सौदा में भी आतंकी हमले के आदेश दिए थे, लेकिन तब निज्जर को फर्जी नाम से भारतीय वीजा नहीं मिल पाया और यह साजिश नाकाम हो गई। 2015 में जगतार सिंह तारा के हिंदुस्तान डिपोर्ट किए जाने के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने खुद को खालिस्तान टाइगर फोर्स का ऑपरेशन चीफ घोषित कर दिया। निज्जर सिख फॉर जस्टिस संगठन से भी जुड़ा था। 2015 में भी पंजाब में एक बड़ा आतंकी हमला करने के लिए निज्जर ने मनदीप सिंह, धालीवाल, सरबजीत सिंह, अनुपवीर सिंह और दर्शन सिंह को ब्रिटिश कोलंबिया में हथियारों और आईईडी की ट्रेनिंग दी थी। 2020 में निज्जर के इशारे पर ही अर्शदीप डल्ला ने अपने गुर्गों से पंजाब के भटिंडा में मनोहर लाल अरोरा और जतिंदर बीर सिंह हत्याकांड किया था। 2021 में अर्शदीप ने निज्जर के इशारे पर ही निज्जर के पैतृक गांव में एक पुजारी भार सिंह पर गोली चलवाई थी।
उधर कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी भारत को कई हफ्ते पहले दे दी थी। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. अमेरिका में पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने निज्जर की तुलना लादेन से करते हुए कहा कि ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends, but if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India on this matter. कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने कहा कि ट्रूडो ने निज्जर की हत्या से जुड़ी जो जानकारी भारत से साझा की है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. अमेरिका का कहना है कि भारत कनाडा के साथ मिलकर जिम्मेदारी तय करे। साफ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं। उन्हें निज्जर की गतिविधियों के बारे में बहुत पहले ही जानकारी दे दी गई थी। उसके बावजूद उन्होंने उस पर और उसके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार रात से हो रही बारिश ने शहर के जनजीवन को ठप कर दिया है। महज 4 घंटों में 100 mm बारिश हुई और शहर के कई रिहायशी इलाकों में इसके बाद पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए नागपुर और आसपास की जो जगहें हैं उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया है। नागपुर के लोगों के लिए शनिवार की सुबह मुसीबत भरी साबित हुई। रात भर से हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ का पानी नागपुर रेलवे स्टेशन में घुस गया। सिटी बस के डिपो पर खड़ी बस भी आधी पानी में डूबी नजर आई। कई रिहायशी इलाकों के घरों में पानी भरने से लोग फंसे रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने ऐसे कई लोगों को बाहर निकाला। नागपुर के अंबाझरी इलाके में रहने वाले देशपांडे दंपत्ति के घर में सुबह तड़के अचानक पानी भर गया तो करीब 90 साल के दोनों बुजुर्ग घर में फंस गए। प्रशासन को खबर मिलते ही उन्हें घर से बाहर निकाला गया। सुबह 4 बजे जब मैं उठी तब तक कुछ नहीं था, लेकिन आधे घंटे में पूरे घर में कमर तक पानी भर गया था। हम घर में फंस गए थे। कई घंटों बाद एनडीआरएफ की टीम ने हमें बाहर निकाला। हम प्रशासन के आभारी हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर में 4 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 2018 में 3 घंटे में 163 mm बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि तब पूरा शहर प्रभावित था। इस बार नाग नदी और अंबाझरी लेक के पास ज्यादा नुकसान दिख रहा है। खालच्या जे लो लाइंग एरिया त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी। तेज बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके और खासतौर पर नाग नदी और अंबाझरी लेक के पास मौजूद इलाकों में पानी भरा। 200 के करीब लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाला है। प्रयत्न शुरू है। अद्यापही 7 से 8 टीम। मौसम विभाग ने नागपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के अंदेशे को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूल और कॉलेज को छुट्टी करवा दी है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।